नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री, वो किसी भी दल का हो, क्या वो विधानसभा सांसद का इस्तेमाल अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए, गाली देने के लिए, आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? इससे थोड़ा सा और आगे जाए तो क्या वो विधानसभा या संसद का इस्तेमाल अपने को किसी जांच एजेंसी के जांच में शामिल होने से बचने के लिए कर सकता है? अगर सैद्धांतिक रूप से देखें दोस्तों, तो ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती है। ये कल्पना से परे है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। मैं किसी एक राजनीतिक दल पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज के भारत में, वर्तमान के भारत में ये हो रहा है। बात है दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। सबको पता है कि शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, उन पर आरोप है। ईडी उनको अब तक 5-6 सम्मन भेज चुकी है। आज भी उनको ईडी के समक्ष उपस्थित होना था, वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन सबसे बचने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं विधानसभा का, और सिर्फ ईडी से बचने के लिए नहीं। कोर्ट ने उनको कहा था कि आपको फिजिकली हाजिर होना है कोर्ट के समक्ष, वो इससे बचने के लिए भी। हालांकि बाद में वो कहते हैं कि मैं आना चाहता था, लेकिन चूंकि विधानसभा की में विश्वास मत एकाएक आ गया, इसलिए हम आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए। इसलिए मैं आपसे वर्चुअल मीटिंग कर रहा हूं, मैंने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपसे बात कर रहा हूं। ये सोचा जा सकता था आज से 10-15 साल पहले के भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी का विधानसभा में राज हो, कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी सकता था। लेकिन ये वर्तमान का भारत है, ये धूर्त और चंड लोगों का भारत है, खास करके ये नेता लोग। बात दरअसल ये है दोस्तों कि जैसा कि पिछले संसद के सत्र में अमित शाह ने संसद में कहा था कि ये इकलौता विधानसभा है जिसका न तो सत्रावसान होता है, न तो उसके सत्र की प्रारंभ होती है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब किसी भी विधानसभा के सत्र या संसद के सत्र का आरंभ होता है तो संसद में राष्ट्रपति आती हैं, और विधानसभा में जो वहां के गवर्नर होते हैं उस राज्य के, वो आकर के अपने सरकार की योजनाएं या उन्होंने जो टारगेट पूरा किया है, जो भी किया है, उसके बारे में सारी बातें जो है विधानसभा के समक्ष और उसके थ्रू पूरे राज्य या पूरे देश के समक्ष रखा जाता है। ये परिपाटी रही है, और ये सबसे मुख्य चीज कि संविधान में लिखा हुआ है कि आपको ऐसा करना है। लेकिन ये इकलौता विधानसभा जिसका सत्रावसान होता ही नहीं है। जब केजरीवाल को, किसी भी पार्टी को, अभी मुख्य रूप से भाजपा को, जब भी गाली बकने का मन हो, ये विधानसभा चले जाते हैं। लेकिन वो ऐसा करते क्यों है दोस्तों? अगर आप या हम या कोई भी नेता अगर किसी पर भी अगर कोई आरोप लगाते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं, या लगता है लोगों को कि झूठा आरोप है, इस स्थिति में जो जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उसके पास में विकल्प है कि वो कोर्ट के पास जाए, आप पर मानहानि का दावा करे। कई बार क्रिमिनल मानहानि का भी दावा किया जा सकता है, और किया गया है। राहुल गांधी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कर्नाटक में, और गुजरात में उनको 2 साल की हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी कोर्ट ने, और उनकी सदस्यता चली गई थी। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के जो है इंटरवेंशन के बाद में वहां से इनकी सदस्यता बच पाई। हालांकि वो जो सजा है उस पर रोक लगी, सजा खत्म नहीं हुई है। तो इससे हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि विधानसभा या संसद में अगर आप किसी पर कोई भी आरोप लगाते हैं या कुछ भी आप वक्तव्य देते हैं, तो उस पर किसी भी तरह की अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती है। अर्थात अगर वहां आप किसी को गाली बकें तो वहां का स्पीकर आप पर एक्शन ले सकता है, लेकिन कोर्ट इसमें शामिल नहीं हो सकता है, कोर्ट इसमें इंटरवेन नहीं कर सकता है। और इसी पॉइंट को केजरीवाल ने मुद्दा बना रखा है। इसे जब भी विपक्ष को गाली बकना हो, जैसा मैंने पहले कहा कि अभी तो उनका निशाना सिर्फ केंद्र सरकार और भाजपा है, जब भी इनको उस पर कोई आरोप लगाना हो या उनकी आलोचना करना हो या उनको चोर उचक्का जो कहना हो,
ये विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। इनका 2 दिन का 3 दिन का सत्र होता है और ये उसमें जो भी इनको कहना होता है वो ये कह के चुपचाप निकल लेते हैं। और इन्होंने गलती की अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि मेरे 7 विधायकों को तोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपया जो है भाजपा दे रही थी, लेकिन वो टूटे नहीं। अब भाजपा ने केस कर दिया, भाजपा ने केस किया और अब ये छुपते फिरने कहा कि एविडेंस दिखाओ। तुम किस साक्ष्य का आधार पर किसी पर भी आरोप लगा रहे हो? और यहां तो भाजपा है। अब उसमें भी भागते फिर रहे थे। अभी जो ताजा मामला वो ये दोस्तों कि इनको कोर्ट के समक्ष जाना था। इन्होंने क्या किया कि विधानसभा का सत्र बुला लिया। विधानसभा का सत्र बुला करके ये वहीं नहीं रुके, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव अपने सरकार के खिलाफ खुद ही ले आया। कोई विपक्षी, साधारणतः होता यह है कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, लेकिन ये अजीब सा है कि ये 3 बार अब तक अपने ही सरकार के खिलाफ, 3 बार अपने ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेता है और हर अवसर पे ये वहां पे भाषण देता है। और भाषण देके ये करता क्या है जनाब, ये विपक्ष पर, केंद्र सरकार पे जो भी इसको अनाप शनाप बकना होता है ये वहां बकता है। स्वाभाविक है इसके पास में जो है पूरा का पूरा जो है विधायक तो है ही, इनके पास में जो है इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी इनको बकना होता है, विपक्ष तो वहां पे 5-7 जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं वो वहां बेचारे बैठे रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ इनकी खिलाफ आलोचना की तो उनको उठवा के बाहर ही फेंकवा देता है मार्शल के थ्रू। तो ये विधानसभा को इसने अपने विपक्षियों से निपटने का एक केंद्र बना के रख दिया है। जब तुम्हारे पास में बहुमत है, सबको पता है, मान लिया अगर 7 विधायक इससे निकल भी जाए तब भी इसके पास में 62 में से अगर 7 निकल तब भी 55 विधायकों का समर्थन है। उसके बावजूद ये अपने ऊपर में खुद ही विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाता है, बहुमत रहते हुए भी। और इसका इस्तेमाल, इस अवसर का इस्तेमाल ये विपक्षियों पर आरोप लगाने के लिए किया जा सकता है। अब इसमें अगर गौर से देखें तो अब किया क्या जा सकता है? भाई ये तो सही है कि उसको सत्र बुलाने का अधिकार है, लेकिन जब मन करे, अब जो सो मोदी जी हर दूसरे दिन 2-2 दिन के लिए सत्र बुलावे और वहां पे खड़े होकर के पूरे जितने विपक्षी पार्टी देश भर के सबको गाली बके, उन पर आरोप लगावे, क्योंकि बहुमत तो उनके पास भी है। तो ये मैंने जिसको बार बार कहा जाता है कि संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, अरे एक ऐसा मंदिर है जिसका दरवाजा जब मन करे तब खुलवा लो रात के 2 बजे, जब मन करे तब वहां घंटा बजाने लगो। ये किस तरह के लोकतंत्र का मंदिर है? और इस बार तो इसने विधानसभा का इस्तेमाल ईडी और कोर्ट के समक्ष उपस्थित न होने के लिए किया है। इसको पता है कि ये जब भी ईडी के पास जाएगा, जिस दिन ये ईडी के समक्ष गया, क्योंकि ईडी, एक चीज जान लीजिए दोस्तों, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह से हाथ पर धोकर के नहीं पड़ता है जब तक उसके पास में कोई मजबूत साक्ष्य ना हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन ये ईडी के समक्ष गया उस दिन इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और इसका प्रमाण भी है, कल ये खरगे और जो मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो सिंघवी हैं, मनु सिंघवी, जो वकील हैं, बहुत बड़े राज्यसभा सदस्य भी हैं, कांग्रेस के हैं, और ये केजरीवाल, ये तीनों एक जगह बैठे हुए थे। तो केजरीवाल वहां पे इनके समक्ष कह रहा है कि अगर जो पीएमएलए जो एक्ट है उसके सेक्शन अगर 45 को हटा दिया जाए तो कोई भी कांग्रेस को छोड़ करके नहीं जाएगा। और उसने यहां तक दावा किया कि बहुत सारे जो भाजपा के नेता हैं वो भी छोड़ करके भाजपा को चले जाएंगे। अब जानिए कि ये सेक्शन 45 जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो है वो कहती क्या है? वो ये कहती है कि अगर आपको बेल, जो भी इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा हुआ है, वो ये सेक्शन जो है वो बाधित करती है कि इसको बेल ना मिले। बेल उस व्यक्ति को तभी मिल सकता है जब वो न्यायालय को ये विश्वास दिला दे कि वो बेल का इस्तेमाल, अर्थात जेल से निकलने के बाद केस को प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात कि वो जब बेल पर होगा तो वो जो केस उस पर चल रहा है, जो आरोप उस पर लगा हुआ है,
उसको गवाह या किसी भी तरह से वो इस केस को प्रभावित नहीं करेगा। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और खास करके कि अगर जिस पर आरोप लगा हो वो खुद ही उस राज्य का नीति नियामक हो, उस राज्य का पॉलिसी मेकर हो। इस स्थिति में उसको बेल कैसे मिल सकता है? आपने देखा होगा कि इन्हीं के मंत्री सत्येंद्र जैन, वो भी पीएमएलए केस में अंदर हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनके शराब मंत्री थे, इनके शिक्षा मंत्री थे, उनको अभी तक बेल नहीं मिल पाया है, क्योंकि कोर्ट को ये आश्वस्त नहीं कर पाए कि ये यहां से निकलने के बाद, जो बाहर जाने के बाद, ये किसी भी तरह से इस केस को प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए इनको किसी भी अदालत ने, नीचे की अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, किसी ने भी इनको बेल नहीं दिया। और वही स्थिति केजरीवाल की होने वाली। ये इस व्यक्ति को पता है, ये इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरह से पता है कि ये एक बार ईडी के समक्ष गया, ईडी के पास में साक्ष्य है, तो इनके लिए बेल पाना या जेल से निकल पाना या ईडी के कस्टडी से निकल पाना करीब करीब असंभव हो जाएगा। और इनको भी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह, संजय सिंह, इन सब की तरह जो इनको भी अपना समय जेल में बिताना पड़ेगा। और ये किसी भी नेता के लिए अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, ये बार बार जो विपक्ष पे जो आरोप लगाते हैं, जिसके लिए विधानसभा का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? इनकी सिर्फ निंदा की जा सकती है, और निंदा से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनकी आलोचना कितनी भी हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इनको पता है कि ये कहते भी हैं विधानसभा में कि दिल्ली का मालिक है, ये सही कहते हैं, क्योंकि वहां का वोटर विधानसभा में छोटी छोटी, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, ये इसको मुफ्त में पाने के लिए वो इनका परमानेंट वोटर बन चुका है, वो इनका परमानेंट वोटर है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो स्थिति बदल जाती है, क्योंकि इनको पता है दिल्ली के लोगों को कि ये कुछ उसमें कर नहीं सकता है। अगर इसके 4-5 सांसद जीत भी जाएंगे तो इससे हमारे जीवन पर, जो दिल्ली वाले लोग हैं, जो दिल्ली वासी हैं, उनके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए वो लोग जो है इसको वोट नहीं देते हैं। और ये जो विधानसभा में इसके पास में, जिसको कहते हैं कि मैंने, इससे बड़ा मेजोरिटी क्या हो सकता है कि 70, कुल जो विधायकों की संख्या है दिल्ली विधानसभा में वो 70 है, उसमें से 62 जो एमएलए वो इसके हैं। अगर यहीं पे अगर जो 40, 30, 36, 34 इस तरह से कुछ आंकड़ा होता, विपक्ष के पास में 30 से ज्यादा विधायक होते या 25-30 विधायक भी होते, तो ये जो कर रहे हैं उस पर रोक लग सकता था। इसी को कहते हैं निरंकुश लोकतंत्र। निरंकुश लोकतंत्र यही है। और विपक्ष वाले जब मोदी को जब मिलता है बहुमत, तो इसी का आरोप लगाते हैं कि वो निरंकुश हो गया। क्यों निरंकुश हो गया? क्योंकि उसके पास में पूर्ण बहुमत है। लेकिन जो दिल्ली में, जो दिल्ली का शासक है, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो यही चीज कर रहा है, तब इनको ना तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है, न तो संस्थाओं का दुरुपयोग दिखाई देता। अब विधानसभा से बड़ी संस्था और क्या हो सकती है जिसका दुरुपयोग ये दिन रात ये व्यक्ति कर रहा है, और आप जो सो शांत बैठे हुए हैं। आप जिनके पास, जैसे कांग्रेस है या जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनके पास ठीक है वहां कोई विधायक नहीं, लेकिन कम से कम आप बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन वो करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये सब जो है, जो कहते हैं ना, तुम मेरा पीठ खुजाओ हम तुम्हारा पीठ खुजाएंगे, वैसी वाली स्थिति में है। और वाकई अगर लोकतंत्र कहीं खतरे में है तो वो दिल्ली और दिल्ली विधानसभा और वहां की जो राज्य सरकार, उसको तो नहीं कहेंगे, आधी राज्य सरकार जो है वहां पर है, और देश में कहीं पर नहीं है। क्योंकि इस तरह का ब्रूट मेजोरिटी जो है और किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और जिनके पास है वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। जैसे मध्य प्रदेश है या गुजरात है, जहां पर भाजपा जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री या वहां का मंत्री या कभी भी विधानसभा का बेजा इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसका क्रेडिट तो आपको बीजेपी को देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, ये जो विपक्षी पार्टियां बड़े निरंकुश मोदी, डिक्टेटर मोदी, हिटलर मोदी की बात करते हैं, जब सत्ता इनके पास में आती है तो ये हिटलर के बाप बन जाते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।